हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलिमोरिया। फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारा पेपर जो 2019 और 20 का प्रीलिम्स का पेपर था वो हम सॉल्व करने वाले हैं और उसका लास्ट पार्ट आज देखने वाले हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आगे के कौन से वीडियो आप देखना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट्स में जरूर मुझसे शेयर कीजिए। बताइए कि क्या आप एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं जिसका 30% के अराउंड मार्क्स वेटेज होता है, या फिर आप थियरम्स देखना चाहते हैं, या फिर आप मुझसे आगे के या किसी और स्टेट के या किसी और जगह से पेपर्स के सेक्शन ए और बी जो सबसे ज्यादा 36 मार्क्स कैरी करता है 80 मार्क्स में से, क्या वो देखना चाहते हैं? प्लीज मुझे बताइए। मेरे पास सारी ही आइडियाज रेडी हैं, तो जो आप मुझे कहेंगे उस पे मैं वर्क करके आपके लिए जरूर उसका वीडियो बनाऊंगी। तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए अपना सफर जो पार्ट 3 का है उसे शुरू करते हैं। 4 मार्क्स के सम्स को देखते हैं। वेलकम डियरेस्ट चिल्ड्रन, हमारा जो पेपर नंबर 7 है उसका सेक्शन डी आज हम देखेंगे, जहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सम है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन आगे के पेपर्स में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी होती है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कि एक है आपकी बोट, ये आपकी बोट है और ये आपकी रिवर है। अगर बोट और रिवर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और इसकी स्पीड अगर x है और इसकी स्पीड y है, तो ये अपस्ट्रीम है, उससे हम x माइनस वाई की स्पीड से बताएंगे। ये पूरी ही हमारी स्पीड होगी। ये कब होगी? अगर ये आपको लिखना होगा कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो x है किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ रिवर जो है ये y किलोमीटर्स पर आवर। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर बोट भी नीचे आ रही है और रिवर भी नीचे आ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये होगा हमारा डाउन स्ट्रीम। इसमें हमारी जो दोनों की कंबाइंड स्पीड है वो x माइनस आई होगी, सॉरी y होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक और चीज भी ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आप जानते हैं कि ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको इस सम में टाइम दे दिया गया है, यानी कि अगर आपको टाइम में इक्वेशन लाना है तो टाइम को इधर लेके स्पीड नीचे आएगी। तो आपकी फॉर्मूला कुछ इस तरह होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम दिया गया है तो सभी इक्वेशन टाइम में होंगे। अब हम पहला सिनेरियो देखते हैं, जहां के बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, यानी कि डिस्टेंस में 30 होगा और अपस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड ये होगी, और वो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, यानी कि डिस्टेंस 44 होगा और स्पीड हमारी ये होगी। ये दो मिला के 10 आवर्स। तो ये हमारा पहला सिनेरियो है, तो वो हम लिखेंगे केस 1 की तरफ पे। केस 1, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो 30 अपस्ट्रीम है तो स्पीड x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये भी टाइम में आ गया, देखिए टाइम के ही फॉर्मूला यूज की, ये भी टाइम में आ गया और ये ऑलरेडी टाइम दिया गया था। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। इसी तरह केस 2 आपको दिया गया है कि इन 13 आवर्स, यानी कि अब यहाँ पे 13 आएगा, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो वही लिख लीजिए, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसके लिए 13 आवर्स लगते हैं। सो 40 अपॉन अपस्ट्रीम x माइनस वाई और 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये आपका 2। अब क्योंकि आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए हैं, सिंपल हमें सिर्फ ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट करना होगा। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए
एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ए और बी लिया। तो मेरा ये इक्वेशन 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये मैं लिख लेती हूँ 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 और दूसरा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अब आप दो में से कोई भी एक वेरिएबल को डिसाइड कीजिए कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मैं सपोज ए को एलिमिनेट करना चाहती हूं, तो यहां पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं माइनस कर देती हूं तो बेहतर रहेगा। तो मेरा ये इक्वेशन बन जाता है फ्रेंड्स 120a प्लस 44 इंटू 176b इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे माइनस 120a माइनस 165b और ये माइनस 39 हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसमें मेरा बच गया सिर्फ 11b और यहाँ पे सिर्फ 1। तो b की वैल्यू तो मुझे इजीली मिल गई 1/11। अब आप ये b की वैल्यू कोई भी एक में इंसर्ट करके a की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन 30a प्लस 44 ये 30a है, 44b इज इक्वल टू 10। इसमें मैं b की वैल्यू इंसर्ट कर दूंगी जो मुझे 1/11 मिली। तो 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका 4 और 4 इस साइड पे शिफ्ट करते 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 30a इज इक्वल टू, ये 30 की जगह 3 लिख देती हूँ, पता नहीं क्यों। 6/30 1 5 सा। सो a की वैल्यू 1/5 मिल गई मुझे। अब मेरे पास a की भी वैल्यू हो गई और b की भी, लेकिन ये मेरी स्पीड नहीं है, मेरी स्पीड है x और y। तो जो मैंने एज्यूम किया था उसी को मुझे वापस लाना होगा। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a। सो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो आपका जो ये ऊपर दोनों 1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5। देखिए फिर से आ गई। इसे इक्वेशन लेसन या मैथ्स करते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है, और कोई सब्जेक्ट कराओ तो उसे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मेरा इक्वेशन है, तो सपोज मैं इसे 3 कह देती हूँ। इसी तरह मैंने दूसरा एज्यूम किया था 1x प्लस वाई, तो वो हो गया था मेरा b, अगर आपको याद है तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये मेरा इक्वेशन 4। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो देखिए y वैसे एलिमिनेट हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16/2 x इज इक्वल टू 8। तो ये मेरी पहली स्पीड यानी कि बोट की स्पीड मुझे मिल गई है। अब इसे ही मैं कोई और में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब आपको सिर्फ इन्हें वर्ड्स में लिखना है और मार्क्स अपने पास ले लेने हैं। तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट लिखना जरूरी है। और स्पीड ऑफ रिवर जो है वो है y, तो वो 3 किलोमीटर्स पर आवर। फ्रेंड्स, ये जो थियरम है 36 पे, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की है पैरेलल, एक साइड ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ये लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है और वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी की दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। तो आपको प्रूव करना है कि इनका जो रेशियो है वो भी इक्वल है, यानी कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। सेम ये ही थियरम जो 6.1 है, जिसे BPT थियरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम,
या इसे थेलिस थ्योरम भी कहते हैं। ये हमने अभी ही पेपर नंबर 6 में किया है और इसी की तरह बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी पेपर नंबर 6 में हमने की है। तो जो फ्रेंड्स हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, प्लीज जाके उसे भी आप चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे भी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने जो गिवन है इसमें से ही वो लिख लिया है और इसी तरह टू प्रूव भी लिख लिया है। अगर थियरम है फ्रेंड्स तो ये दो चीज आपकी कंपलसरी होगी ही, तो वो आपने लिख लिया। मैंने ये अलग कलर में इसलिए लिखा है फ्रेंड्स कि कुछ स्कूल्स में इस तरह से स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ स्कूल में इस तरह से। तो आप इन दोनों में से अपनी स्कूल की जो पैटर्न है उस हिसाब से आगे बढ़िए। तो अब इसमें आपको प्रूफ स्टार्ट करना होगा। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ एक फिगर में फिर से ड्रॉ करूंगी, तो उसके हिसाब से हम प्रूफ लिखेंगे। इसके लिए पहले ये ओरिजिनल फिगर में मैं ये ज्वाइन कर रही हूं, देखिए ये BE। तो आप जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ही आप पहले लिख लीजिए, ज्वाइन BE। इसके अलावा मैं BC भी ज्वाइन करने वाली हूं। ये अब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी आप लिख लीजिए NDC। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, जो हाइट होगी। और इसी तरह हम इस पॉइंट से भी एक ऑपोजिट से भी हम यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। जो हमने ड्रॉ किया है वही लिखिए, इसके नाम लिख लीजिए। ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AE एंड DG जो है वो AE के परपेंडिकुलर है और EF परपेंडिकुलर टू AD। सो EF परपेंडिकुलर टू AD। अब आपने ये AD भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, आप नाम ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, तो वो आप पे है। यहां पे भी आप AE की जगह पर AC भी लिख सकते हैं और यहां पे AB भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। चलिए, अब आपको पहले इन फिगर्स को अपने हिसाब से दो दो के पैर में बनाना होगा। जैसे कि ये एक ऊपर का ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ADE, और इसमें ये जो है ये आपकी हाइट है। और इसके ही रिलेटेड एक और ट्रायंगल है फ्रेंड्स, देखिए ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और आप हमेशा जानना ही चाहिए आपको कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट हमेशा बाहर होती है। तो ये आपका ट्रायंगल तो है DBE, लेकिन उसकी हाइट जो है EF, ये बाहर की साइड पे है। तो ये आपकी हाइट होगी और बेस आपका जो है ये DB ही होगा। अब इन दोनों के हम एरियाज ढूंढेंगे, तो आप वही लिखेंगे, जो है वही लिखना है फ्रेंड्स। इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका हाफ, बेस आपका AD है और हाइट आपकी EF है। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। अब इसी तरह इसका भी एरिया बनाना है। तो इन ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपका बेस DB है लेकिन आपकी हाइट EF है, सो हाफ इंटू DB इंटू EF। अब फ्रेंड्स आप इनका रेशियो बनाइए, तो वो आप करेंगे इस तरह से, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, ये DBE है, DBE इज इक्वल टू, वैसे मेरे यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है लेकिन जो भी बाइक लेके जाते हैं वो इतनी स्पीड में ही जाते हैं, तो आपको अगर डिस्टर्ब हुआ हो तो सॉरी फ्रेंड्स। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका सिर्फ AD अपॉन DB। इतना ही आपका बचता है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE में। अब
इसी तरह जो हमने ये दो ट्रायंगल्स की बात की थी, ये और ये वाला, अब हम ये और ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे यहां पे। तो आप चाहें तो आप नए पेज पे कर सकते हैं। मैं यहां पे करना इसलिए पसंद करती हूं कि आप कंपेयर करके एग्जाम के टाइम पे आप देख सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा किया गया है। तो अब हम दूसरे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें ये जो पहला ट्रायंगल है वो यही होगा, लेकिन हाइट इसकी बदल जाएगी, दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब आपकी हाइट इस तरह आ जाएगी जी वाली, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये होगा। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो नेचुरली इसकी हाइट भी बाहर होगी, सो डी जी आपकी हाइट होगी, और ये ट्रायंगल इस तरह से होगा। यही चीज आपको यहां पे भी लिखनी है। इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब आपका बदल गया है, AE और हाइट DG हो गई है, सो AE इंटू DG। अब इसके बारे में बात करेंगे। इन ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका बेस जो है वो EC और हाइट DG। अब जैसे यहां पे हमने इन दो का रेशियो किया है, यहां पे इन दो का करना है। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DG अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DG। तो देखिए यहां पे भी आपका ये कैंसिल हो जाता है, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम नंबर देंगे 1 और इसे हम नंबर देंगे 2। अब एक नया कंसेप्ट होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये दो आपको कह दिया गया है कि ये दो पैरेलल लाइन है, एक DE और BC। अब ये पूरी लाइन को यूज करके सामने वाले पे एक पॉइंट यूज करके एक ट्रायंगल बनता है। उसी तरह ये पूरी लाइन सेगमेंट को यूज करके सामने वाले पे दूसरा ट्रायंगल बनता है। तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम है, ये हमें पता है थियरम से। सो वही लिखना है, इन टू ट्रायंगल्स if two triangles lie on the same base and between two parallel lines, then their areas are same। तो देखिए अब कौन से वो दो ट्रायंगल है जिनके एरिया सेम है। एरिया ऑफ DBE, देखिए DBE, और दूसरा ब्लैक ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। तो देखिए अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है। देखिए ये तो ऑलरेडी इक्वल थे और अब ये भी इक्वल हो गए जो हमने यहां किया है। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 दिस टू आर इक्वल, ये ही आपको लिखना है। Therefore, from 1, 2 and 3, AD upon DB is equal to AE upon EC। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। इस पेपर में, ये जो रियल पेपर है, इसमें एक खासियत ये है कि यहाँ पे नंबर्स का ध्यान नहीं रखा गया है। यानी कि कहने का क्या है कि आगे के पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 35 तो कंपलसरी कंस्ट्रक्शन का होता था, क्वेश्चन नंबर 35 के और में 35 होता था। यहाँ पे पैटर्न वो नहीं है, लेकिन लेसन वाइज मार्क्स और जो है वो सब सेम होगा। तो नंबर ही सिर्फ आगे पीछे होंगे। 37 अगर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है तो दूसरे पेपर में ये नहीं भी हो सकता, वरना मार्क्स और पैटर्न एग्जाम की सेम ही होगी। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, यानी कि एक इस तरह का एक हाईवे है जो एक टावर के फुट पे लीड करता है, यानी कि यहाँ पे ये आपका टावर है। चलिए
इसके बाद अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, यानी कि यहां पे एक मैन है, वो कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे देखता है। तो यहां पे एक कार है, इसे ये आदमी, तो देखिए ये अगर वो वहां देख रहा है तो आपके पास ये नॉर्मल इसकी आंख के पास ही पड़ा होना चाहिए, और ये जो डिग्री है ये वाली 30 है। अब आप जानते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये 30 है तो ये डिग्री भी 30। अगर आपने ये ड्रॉ नहीं किया तो वो नहीं चलेगा। तो ये उसकी 30 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी 30 डिग्री है। अब ये अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर के पास। अब एग्जैक्टली 6 सेकंड के बाद, यानी कि ये कार 6 सेकंड के बाद सपोज यहां आती है, इतना ट्रैवल करने में उसे 6 सेकंड्स लगते हैं। तब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन हमेशा नीचे आता है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो तब ये इतना है। आपको ये कार यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी वो आपको ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फिगर समझ में आ गया हो, और इसके दो ट्रायंगल्स भी आपको समझ में आ गए हो। ये 90 डिग्री ही रहेगा। एक ट्रायंगल हम इन्हें नाम अगर दे देते हैं, तो चलिए हम नाम देते हैं। अगर ये मेरा ए है, ये बी ले लेते हैं पॉइंट, ये सी और ये डी। तो देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ए सी डी है और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। अब इन्हें ही हमें सेपरेटली ड्रॉ करके आगे बढ़ना है। देखिए मैंने आपके लिए दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम एंगल्स लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी डीसी जो है ये दोनों में कॉमन साइड है, तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन दोनों बनाने होंगे ताकि हमारे कॉमन साइड डीसी आ जाए और फिर हम उन्हें इक्वेट कर लें। तो ये आपको जब ट्रायंगल्स आप इस तरह से सेपरेट करते हैं तभी पता चल जाना चाहिए। हम हमेशा ये लेसन में आप कॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करती हूं कि मैं 10 लूं। आपको अगर कॉट जमता है तो आप कॉट ले सकते हैं। तो 10 30 इज इक्वल टू 10 यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट मेरा डीसी है और एडजेसेंट मेरा एसी है। और 10 30 मुझे पता है 1/√3। जिन्हें ये नहीं आता पेज 185 आप कंपलसरी लर्न कीजिए, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ऑपोजिट डीसी अगर है तो मैं डीसी ही रखूंगी और एसी एसी। अब मैं डीसी में इक्वेशन लाना चाहती हूं तो एसी को यहां पे कर दूंगी। तो डीसी इज इक्वल टू एसी अपॉन √3। बस इतना करके आप इसे छोड़ दीजिए। इसी तरह अब आप ये भी सॉल्व कीजिए। 10 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये आपका हो गया डीसी और एडजेसेंट आपकी बीसी। तो ये √3 होता है और डीसी अपॉन बीसी। अब मुझे अगर डीसी चाहिए तो डीसी इज इक्वल टू √3 बीसी। अब मेरे दोनों ही इक्वेशन डीसी में आ गए, तो इसे आप नंबर 1 दे दीजिए, इसे नंबर 2 दे दीजिए। यहां पे इन ट्रायंगल ए सी डी लिखिए, यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी लिख लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे मार्क्स कहीं भी कट हो। तो अब आप इन दोनों की राइट साइड कंपेयर करिए। ए सी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 BC। अब ये यहां पे जाएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3 BC। देखा, अब आपके पास ये है, देखिए AC जो है वो 3 BC है। ये आपके पास कंपैरिजन। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास तो कुछ और भी है। AC जो है वो AB प्लस BC भी है। तो चलिए वो यूज करके और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि अगर मुझे AB डिस्टेंस ढूंढना है क्योंकि उसी का टाइम मुझे दिया गया है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC को इस साइड पे AC माइनस BC। लेकिन AC तो मेरा 3 BC है, ये जो है मैं यहां पे रिप्लेस कर दिया ना, तो 2 BC। AB का क्या मेजर होगा फ्रेंड्स? 2 BC। ये बहुत जरूरी है। अब हम सेकंड्स वाला कर सकते हैं कि
आप लिख सकते हैं ए बी आपका 2BC हो गया। तो 2BC करने के लिए 6 सेकंड्स है, तो BC के लिए कितनी सेकंड्स चाहिएगी, तो आप जान सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो वो होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 सेकंड्स। ये आपका आंसर है। आपको BC ट्रैवल करने के लिए 3 सेकंड्स चाहिए। ये सम जो है फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से 2 से 3 पेपर में पूछा गया है, अभी के अभी जो रिवीजन में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप एक बार कर लोगे ध्यान से तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको रिफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन फ्रेंड्स, ये सम अभी हमने पेपर नंबर 6 में देखा हुआ है, लेकिन फिर से हम देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है सम। तो चलिए, यहां पे कहा गया है कि भाई एक ट्राइंगल है, इसमें जो बेस आपको दिया गया है, याद रखिए कि आप उसे नीचे लिखें। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है। अगर आपको ये दिया गया है तो नेचुरली आपको ये एंगल और ये एंगल दिया गया होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूडेड साइड है, 2 एंगल के बीच की साइड है होनी चाहिए, तभी आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉर्मली। अब आपको एंगल ए जो है ये दिया गया है और एंगल बी दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको कंपलसरी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 105 प्लस 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको पहले ढूंढना होगा और यहां इसे लिखकर, इसका कोई यूज नहीं, इन दो के हिसाब से आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये आपका बेस ट्राइंगल होगा पहला। उसके बाद जो बड़ा ट्राइंगल है वो है 4/3 के रेशियो में, यानी जो पीछे बनने वाला ट्राइंगल होगा वो बिग ट्राइंगल होगा, और फिर उसमें आपको मैक्स डी एन वाली पैटर्न फॉलो करनी है। तो चलिए, सम तो हम पूरा समझ गए, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो बेस के लिए हमें पहले चाहिएगा 7 सेंटीमीटर का एक बेस। थोड़ा लंबा जरूर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि फिर जो ट्राइंगल आने वाला है वो थोड़ा बड़ा होगा। तो चलिए, ये हमारा पहले 7 और फिर थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इस साइड से 45 डिग्री और इस साइड से 30 डिग्री ड्रॉ करनी है। 45 आपको पता है 0 और 90 के बीच में आएगी। तो पहले हमारी ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये 120, ये हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री में हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए होगा, ये आपका 0, 60, 90, 120, और आपको 0 और 90 के बीच में यानी आधे से ज्यादा मेजर का एक आर्क बनाना होगा 0 और 90 से। ये आपका 45 डिग्री। इससे आपको इस तरह एक्सटेंड करना होगा। ये आपका 45 डिग्री हो गया और इसका आप नाम दे दीजिए सपोज एम, बी एम। ठीक है, अब आपको इसी तरह 60 डिग्री भी बनाना होगा, 30 डिग्री भी बनाना होगा। 30 आप 0 और 60 के बीच में आएगा, तो ये आपका 60 और ये आपका 30। तो ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये जो अब आएगा ये हमारा आ गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। प्लीज ये सब चीजें लिखना ना भूले। अगर ये बी एम है तो इसे मैं नाम दे दूंगी बी एन, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारा ए। तो ये हमारा रेगुलर ट्राइंगल है ए बी सी जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है।
अब फ्रेंड्स आपको 4/3 वाला मेजर का एक बड़ा ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए हम नॉर्मली यहां से एक एक्यूट एंगल बनाते हैं बी से। जरूरी नहीं कि ये 60 डिग्री हो, लेकिन 60 करने से बहुत सहूलियत रहती है, इसलिए मैं ये लेती हूं। आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी 60 डिग्री की लाइन हो गई, तो मैंने इसे इस तरह से 60 डिग्री पे एक बना दिया। अब इसे मैंने नाम दे दिया सपोज x, bx। अब मैं कोई भी आर्बिट्री मेजर, जो भी मेजर ले वो सेम होना चाहिए, तो इतने मेजर पे अब मेरा ये काम चालू होगा मैक्स dn। तो ये फैक्टर में, अरे आप इसमें देख लीजिए 4/3, तो मैक्स 4 है, तो आपको 4 इस तरह से आर्क बनाने होंगे इक्वल मेजर्स पे। तो ये आपका पहला आर्क, ये सेकंड, मेजर बदलना नहीं चाहिए, थर्ड, और ये फोर्थ। इसे नाम दे दीजिए, मैं अलग कलर की पेन से दूंगी ताकि पता चलेगा, B1, B2, B3 और B4। मैक्स का काम मेरा हो गया। अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर मेरा 3 है तो आपको B3 को ज्वाइन करना है C के साथ। ये मैं B3 को ज्वाइन कर रही हूं C के साथ। ये इसके पैरेलल, इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके पैरेलल अब मुझे एक और B4 से एक लाइन बनानी है इस लाइन पे, जो इसके पैरेलल हो, B3C के पैरेलल हो। ये स्टेप मेरा ये DN के लिए है, N न्यूमरेटर, इसलिए B4 से मैं कर रही हूं। तो देखिए कैसे करेंगे पैरेलल। इस पॉइंट से आप लोगे इस तरह का एक आर्बिट्री आर्क, इस पॉइंट से भी वैसा ही एक आर्क लोगे। अब आप इस पॉइंट से इस आर्क को कट करने की कोशिश करोगे। देखिए आप इस पॉइंट से अगर कट करते हैं तो ये परफेक्ट कट होना चाहिए, तो वैसे ही इस पॉइंट से ये कट होगा। अब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेकर आगे चलना है, और अगर आप देखोगे तो ये पैरेलल ही आएगा। ये आपका पैरेलल हो गया। अब इसे आप नाम दे दीजिए, अगर ये C है तो ये हो गया हमारा C डैश। अब आपको AC के पैरेलल C डैश A डैश बनाना है, इसके पैरेलल। तो जो चीज हमने अभी यही जहां पे करी हुई है वही यहां पे भी करेंगे। एक इस तरह से माप लीजिए, वही नाप यहां से इस तरह से लीजिए। फिर आप ये पॉइंट पे रख के ये जो आर्क है इसे कट करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह ये पॉइंट पे रख के इसे कट करने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूं यहाँ पे बहुत सारे आर्क्स है तो कंफ्यूज होना लाजमी है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक एक आर्क करके वहीं पे करते जाएंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ये मैं रेड पेन से कर रही हूं, देखिए ये इसके पैरेलल आ गई। ये अब हमें इसका नाम देना है E डैश। ये हमारा जो रेड पेन से बनाया गया ट्रायंगल है वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। और इसके अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो इस तरह से आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, जो हमने जैसे किया वैसे ही लिखा हुआ है कि पहले आपको 7 सेंटीमीटर वाला एक BC ड्रॉ करना है, फिर एंगल MBC ड्रॉ करना है 45 डिग्री और NCB 30 डिग्री। फिर आपको BM और CN को A में इंटरसेक्ट कराना है। फिर आपको BX ड्रॉ करना है 60 डिग्री पे पॉइंट B से। फिर वहां पे B1, B1, B2 ये सब इक्वल पोर्शन में बनाने हैं। फिर आपको B3 को C से ज्वाइन करना है। फिर B4 C डैश को B3C के पैरेलल बनाना है। फिर A डैश C डैश को AC के पैरेलल बनाना है और A डैश B C डैश आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा।
ये जो कंस्ट्रक्शन है ये भी बहुत बार पूछा गया है। इन अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। यानी कि अगर रफ में आप देखो तो इस तरह से एक ट्रायंगल है, अरे सॉरी सर्कल है जिसका सेंटर ओ ले लीजिए। मानो कि ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो दो टेंजेंट्स बनते हैं एक पॉइंट पे, वो दोनों एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं। आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए कि इस पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको ये एंगल पता होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सिंपल आपको ये दो चीज लिखनी होगी। आप अगर इसे x नाम दे देते हैं तो आप जानते हैं कि भाई एंगल x, या इसे नाम दे दीजिए वो भी चलेगा, AOBC। चलिए, एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOB आपको पता नहीं तो x इसे कह दीजिए, एंगल ACB आपको 60 डिग्री दे दिया गया है तो 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120। तो ये अगर आपके पास होगा तभी आप ड्रॉ कर पाओगे। और अगर मैं यहाँ पे अब 120 लिखती हूं तो ये आपको लेकर ड्रॉ करना है, ना कि ये लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो सकता है। अब कभी कभी एग्जाम में सेंटीमीटर रेडियस जो है ये अलग भी दे सकते हैं। सम करने की पैटर्न कुछ इस तरह से ही होगी। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेती हूं और ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए आप इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं जिसका मेजर 5 सेंटीमीटर है। अब आप कोई भी एक जगह पे इस तरह से एक लाइन बना दीजिए ताकि आपके पास एक रेडियस आ जाए, एक पार्ट आ जाए कोई भी। जैसे कि अगर ये O है और ये B है। अब आपको यहां से 120 डिग्री बनानी है। 120 के लिए आप कोई सा भी मेजर ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी मेजर आप ले सकते हैं। ये जो पहला आर्क होगा ये 60 डिग्री होगा और ये दूसरा आर्क 120 डिग्री। तो अब आपके पास 120 डिग्री भी आ गई है। इसे इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए। तो अब आपके पास दो हो गए हैं। ये आपका 120 डिग्री, आप पेन कलर पेन से ही लिखते हैं तो वो बेटर रहता है। और ये नाम अगर आप दे देते हैं ए। अब आपको पता है कि ये दोनों जो है बी से और सी ए से अगर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो कंपलसरी आपको 90 डिग्री पर ही टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे। तो इस पॉइंट पे आप लीजिए, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ये आपका 60 डिग्री, थोड़ा बड़ा ये ड्रॉ कर देते हैं आर्क। और ये आपका इस पॉइंट से अगर मैं लेती हूँ ये आपका 120 डिग्री, यहाँ से ये आर्क और यहाँ से ये आर्क, यानी कि ये आपका 90 डिग्री। हम थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से भी 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये आपका ये उल्टा हाथ हो जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका 60, ये आपका 60 से ये 120 से आप इसे कट करोगे। ठीक से कट नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार आर्क को थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का आर्क है। अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये हमारा लकीली इतनी जगह में आ गया
तो ये हमारा पॉइंट सी होगा। अब आप अगर प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ये आपका 60 डिग्री होगा। आपको बिल्कुल भी ये चीज भूलनी नहीं है जहां पे आप इसे 90 डिग्री बताते हैं। अब आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे। तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिसमें पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर ओ होगा और 5 सेंटीमीटर रेडियस। आगे हमने जो पेपर एक किया था उसमें रेडियस 4 सेंटीमीटर वाला भी था और एक 5 सेंटीमीटर वाला भी था। तो ये थर्ड सेम टाइप का सम है। आप ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक। फिर आपको ओबी से स्टार्ट करना है एक रेडियस तरीके, और फिर पॉइंट ओ से 120 डिग्री का एंगल बनाना है। वहां से ओ ए ड्रॉ करना है, फिर एसी रे ड्रॉ करना है जो पॉइंट ए से 90 डिग्री होगा। इसी तरह बीसी रे पॉइंट बी से 90 डिग्री होगा। दोनों रेज पॉइंट सी में मिलेंगे और जो पॉइंट सी है उसका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री इस तरीके से होगा। इस पार्ट का और इस पेपर का फ्रेंड्स ये लास्ट सम है। एक कंटेनर है जो टॉप से ओपन है और एक मेटल शीट से बना हुआ है और वो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के शेप में है। तो हम पहले एक कंटेनर ड्रॉ कर देते हैं जो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हुए तो कुछ इस तरह होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऊपर से यहां से ही ओपन है, यहां से वो क्लोज्ड है। ठीक है, कंटेनर है तो क्लोज्ड ही होना चाहिए। अब इसकी जो हाइट है ये 16 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इतने सारे हमने जब सम्स किए हैं कि हाइट हमेशा यहां आती है 16 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका लोअर एंड और अपर एंड के जो रेडियस है वो ये लोअर एंड का हमारा 8 सेंटीमीटर है और ये अपर एंड का आपका 20 सेंटीमीटर है। आपको कॉस्ट ऑफ मिल्क जो कंप्लीटली फिल कर सके इस कंटेनर को, यानी कि यहां तक मिल्क भरना है, उसका कॉस्ट आपको निकालना है फ्रेंड्स। अगर आपको इसके अंदर कोई चीज भरनी है तो वो होगी आपकी कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि आपको वॉल्यूम ढूंढना होगा। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता है तो ये लीटर्स देखिए, लीटर्स हमेशा वॉल्यूम की निशानी है और इसे भरने का जो रेट है वो है 20 रुपीज पर लीटर। इसके बाद आपको इस जो कंटेनर को बनाने के लिए जो शीट है इसका भी आपको रेट कॉस्ट बताना है, जो ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर यहां से पता चला कि अगर आपको शीट का ये ढूंढना है कॉस्ट तो आपको एरिया ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपको मिल्क अंदर भरना है तो आपको वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फ्रस्टम का वॉल्यूम और एरिया दोनों ही चीज बहुत इजी होती है। आपको ध्यान इतना रखना होता है कि जब आप वॉल्यूम ढूंढते हैं तो इसमें आपको एच चाहिए होता है, और जब आप एरिया ढूंढते हैं तो आपको स्लांट हाइट चाहिए होती है। यानी कि इन एनी केस एरिया के लिए आपको स्लांट हाइट तो ढूंढनी ही होगी। तो पहले हम एल ही ढूंढ लेते हैं, वो इजी रहेगा, फिर सिर्फ फॉर्मूला में उसे डालना होगा। तो फ्रस्टम है तो h² प्लस R2² माइनस R1²। आप अगर भूल से यहाँ पे छोटा नंबर पहले ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने पर वो पॉजिटिव ही आने वाला है। हाइट 16 है और ये 20 माइनस 8², सो 16² प्लस 12² दैट इज इक्वल टू 256 प्लस 144, सो दैट इज इक्वल टू 400, दैट इज इक्वल टू 20। ये 20 जो है सेंटीमीटर आपको लिखना होगा, ये आपका एल है। चलिए अब तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको पहले वॉल्यूम ढूंढना है और फिर कॉस्ट ऑफ मिल्क ढूंढना है। तो वहीं से शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू पाई R1² प्लस R2² इंटू एच, और क्योंकि ये फ्रस्ट्रम है तो डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आपको पाई 314/100 कह दिया गया है, 8² प्लस 20² प्लस
8 इंटू 20 इंटू 16/3। तो आप लिखोगे 314/100, 64 प्लस 400 प्लस 160/3 इंटू 16। तो ये आपका हो जाएगा 314/100 इंटू ये 560 और 624/3 इंटू 16। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा है 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब फ्रेंड्स हमें पता है लीटर का कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब है जबकि आपको लीटर में रेट दिया गया है, तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। सो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो हाउ मेनी लीटर्स इज इक्वल टू 10449.92। अब आप डिवीजन ही करना है, सो 10449.92 बाय 1000। तो 3 और स्टेप्स वो डेसिमल आपका इस साइड पे जाएगा, तो आंसर होगा 10.449। तो आप इसे 45 कर सकते हैं, 10.45 लीटर्स। ये तो आपको सिर्फ अभी लीटर्स में मिला है, अभी आपको रेट करना है इसका। तो वो सिंपल होगा 1 लीटर इज इक्वल टू रुपीज, ये आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो 1 लीटर इज इक्वल टू रुपीज 20 दिया था, तो 10.45 इज इक्वल टू हाउ मच। सो 10.45 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 209 रुपीज। ये आपका मिल्क का कॉस्ट है। लेकिन सिर्फ मिल्क का कॉस्ट नहीं, अब हमें इसके मेटल का कॉस्ट भी लेना होगा जब हम L इज इक्वल टू 20 लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एरिया ऑफ मेटल शीट ये आपका हो गया, आपको एक तो कर्व्ड सरफेस है ऑफ फ्रस्टम, और उसके अलावा आपके नीचे बेस में सर्कल था, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आपकी फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर। अब आप देख सके दोनों में पाई कॉमन है, तो आप सिर्फ एक बार पाई ले लीजिए। ये R1 प्लस R2 L और यहाँ पे R1 स्क्वायर वैसे ही रखिए और उसकी वैल्यूज डाल दीजिए। R1 आपका 8 है, ये 20 और दोनों को मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस R1 आपका 8 स्क्वायर था, तो 314/100, ये 28 इंटू 20, तो ये आपका 560 हो गया प्लस 64, तो ये कुछ अपॉन 100 और ये 624 जो हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा एक नंबर था, तो ये आपका हो जाएगा 1959.36 अपॉन, यानी कि 195936/100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये एरिया तो पूछा ही है, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट भी पूछा है। तो कॉस्ट आपकी मेटल शीट की आप कैसे करोगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको दिया गया है कि ₹8 है, तो आपके पास इतना है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका कितना, ये 2 मल्टीप्लाई और ये जो है आपका ये 100 जो है वो डिवीजन में, यानी कि आपको 1567488 अपॉन ये आपका 4 हो गया, सो 156.7488, तो ये आपका 156.75 रुपीज जितना कॉस्ट आता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा ये पेपर भी खत्म हो गया जो बहुत इजी था। अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इतनी जल्दी जल्दी ये सफर खत्म हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मैंने पेपर करना शुरू किया था, अभी तो आपको पहला पेपर एक्सप्लेन करने वाली थी, जहां पे हर कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये तो मुझे बच्चों को बताना ही पड़ेगा, और अभी मेरे पास 60 to 65% पूरे पोर्शन के सारे ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसी तरह फ्रेंड्स अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।